वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इथर्स को आगे एक्सटेंड करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 तरह का बिहेवियर इथर्स के अंदर रिपोर्टेड है। वैसे तो इथर एक बहुत ही कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, तो बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हमारे सामने अपीयर होंगी। बट 3 तरह की जो रिएक्शंस हमारे सामने हैं उसमें एक आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है आपको कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आता है, तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती नजर नहीं आएंगी। ये एज ए बेस एक्ट कर सकता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, तो कहीं किसी एसिड के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या लेविस एसिड की वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर सकता है, लेविस बेस की तरह से एक्ट कर सकता है। और तीसरा टाइप ऑफ द रिएक्शन एज यूजुअल, जैसा कि हम हर फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते रहे, कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, SN1 या SN2 जैसी कुछ रिएक्शंस को वो परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम, कुछ एरोमेटिक इथर्स की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम, बट मेन कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो वो यही 3 टाइप की रिएक्शंस बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल किस तरह से एक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एसिड डेरिवेटिव चूज कर लिया है, कोई एसिड क्लोराइड लिया है मैंने। ये मैं कुछ और लेना नहीं चाहता बिकॉज अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन लूं तो आई एम प्रीटी मच डाउटफुल कि क्या रिएक्शन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव मैंने चूज किया है जहां मुझे लगता है कि हाँ इथर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर ही पाएगा, सी हियर। तो ये मैंने वो इथर ले लिया। कोई भी एक एग्जांपल आप चूज कर सकते हैं, तो मैंने सिंपली मिथाइल इथाइल इथर लिया है ताकि एक ही रिएक्शन पे अपनी सारी बातें समझा दूं। तो अब क्या होगा, पहली बात आप रिकॉल करें, एसिड है, एसिड डेरिवेटिव है, तो उसका काम है सब्स्टिट्यूशन करना। मींस सीएल यहां से आउट हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके लगेगा। बेसिक रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले भी पढ़ चुके हैं और आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिर दोबारा देख लीजिए कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे इस रीजेंट की प्रेजेंस में, रिजल्टिंग यहाँ इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और O पे माइनस आ जाएगा। अगर नहीं आ पा रहा तो हम कुछ कैटलिस्ट डाल के भी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करवा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताया है और आने वाले टाइम में फिर दोबारा से भी हम पढ़ेंगे इसको। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। सो RCO नेगेटिव Cl एंड दिस इज योर इथर, इथरियल ऑक्सीजन जिसने अटैक किया है और O पे पॉजिटिव आ गया है। अब क्या होगा, O अपने पॉजिटिव से परेशान है और ये O अपने नेगेटिव से। ये O नेगेटिव वापस यहां रीजनरेट होकर डबल बॉन्ड O बनाने की कोशिश करेगा। देखो एसिड क्लोराइड का तो काम ही सब्स्टिट्यूशन था, एडिशन नहीं था। वो डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल में नहीं बनाना चाहता, वो डबल को डबल ही इंटैक्ट रखना चाहता है। Cl आउट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही था, रिजल्टिंग ये O नेगेटिव वापस C डबल बॉन्ड O बनाना चाहेगा और Cl यहां से आउट होना चाहेगा। ऑक्सीजन भी अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहता है, तो वन ऑफ द एल्काइल विल बी गिवन आउट। कोई एक एल्काइल बाहर जाएगा। कौन सा बाहर जाएगा, अगर दोनों एक जैसे हैं तो किसी को भी कर दीजिए, अदरवाइज आप उस एल्काइल को बाहर कीजिए जहां आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। तो सी हियर आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड O OCH3। ये आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया, प्लस यहां से Cl नेगेटिव आउट हो गया, यहां से CH3 CH2 प्लस आउट हो गया। तो एक हैलाइड बना दीजिए आप, CH3 CH2 Cl, और एक ये आपके पास प्रोडक्ट एस्टर। तो इस तरह से इथर एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करके आपको एस्टर बनाते नजर आएंगे और हैलाइड बनाते नजर आएंगे। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन, बस जस्ट इतना ध्यान रखिए कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। बहुत ज्यादा एग्जांपल मैं पुट ही नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स नहीं चेंज कर सकता क्योंकि बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी है, तो रिएक्शंस बहुत ही कम दिखाई देती हैं। बट जब भी दिखती हैं तो ऐसे ही दिखती हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्लीवेज के दौरान आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के बाहर निकालना होगा। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं, एज ए बेस जब वो एक्ट करेगा तो किस तरह से एक्ट करेगा। सी मैंने एक इथर लिया, अब की बार कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है मुझे। ये मैंने एक इथर लिया और इसके साथ मैं एक एसिड डाल रहा हूं, HCl डाल देता हूं। बहुत ही सिंपल सा एसिड है HCl। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके H प्लस को ले लेगा, RORH प्लस
ये Cl नेगेटिव इसके साथ चिपक गया, सिंपल सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बन गया। आप HCl नहीं लेना चाहते, H2SO4 लेना चाहते हैं, ये लीजिए H2SO4 ले लीजिए, ROH प्लस सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ Cl नेगेटिव की बजाय HSO4 नेगेटिव आएगा। आपको लगता है सर वो तो 2H छोड़ सकता है, तो कोई बात नहीं, 2 इथर्स ले आइए, वो 2H को ले लेंगे, दोनों एक एक H को ले लेंगे और यहाँ सल्फेट आपका साथ में सोल्ट की फॉर्म में नजर आएगा। तो ये भी आपके सामने सिंपल सा रिएक्शन है, जहां एसिड बेस रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। इथर के अंदर आप कोई लेविस एसिड यूज कीजिए लाइक BF3, तो BF3 के पास, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं, ये उन खाली ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेटेडली बॉन्ड बना के इस तरह से एक सॉल्ट बनाने की कोशिश करेगा, जहां B पे नेगेटिव चार्ज होगा और O पे पॉजिटिव। तो इस तरह से ये भी एक सॉल्ट लाइक फॉर्मेशन कर सकता है। ये इसका सिंपल सा एज ए बेस बिहेव करने का कैरेक्टर भी आपको कुछ अच्छे एसिड्स के अंदर नजर आएगा। और अब आते हैं मेन रिएक्शन के ऊपर। एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब कुछ न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी मुझे वर्ड्स चेंज करने हैं, जब कोई न्यूक्लियोफाइल इथर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेगा तो वो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करता होगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखें, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 तरह का होता है। एक हमारे पास आता है SN1 और एक हमारे पास आता है SN2। हालांकि एक और भी बताया था मैंने, SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, एंड एक और आता है SNNGP सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबर ग्रुप प्रोटेक्शन, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो बट मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी वही 2 टाइप्स रिकॉल कर रहा हूं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है हमारे सामने, SN1 और SN2। तो SN1 या SN2 इन दोनों से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। आप पहले 2 बार पढ़ चुके हैं इसको, तो आज मैं तीसरी बार आपके सामने यही रिएक्शंस लेके आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने हैलाइड्स के लिए बताया, फिर मैंने अल्कोहल्स के लिए बताया और आज मैं आपके सामने इथर्स के लिए बताऊंगा। तो मैं एक बार रिकॉल भी कर लेता हूं साथ साथ। ये मेरे पास एक हैलाइड था, अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये वेरी फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको समझाई जब मैंने हैलाइड लिया था, कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा कौन सा हैलाइड लिया है, और उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला था। तो एक तरीका बोला मैंने कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो Cl से अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा और C पे अटैक करेगा। एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहां पे Cl और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक अबाउट टू अटैच होगा और एक अबाउट टू रिलीव होगा। इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा SN2 मैकेनिज्म में। दोनों स्लो स्टेप का पार्ट रहेंगे और फिर फाइनली इन्वर्जन ऑफ द सिमेट्री भी हो सकता है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो आपके सामने इस तरह से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Cl नेगेटिव यहां से आउट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म इन केस ऑफ हैलाइड्स। दूसरा देखें आप, मैं यहां अल्कोहल दिखा रहा हूं आपके सामने, सॉरी अभी हैलाइड दिखाता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरे ऑप्शन में कुछ ऐसा बोलता मैं कि ये आपका वो हैलाइड है और मैं बोलता कि पहले स्टेप पे Cl नेगेटिव आउट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये स्लो स्टेप था और रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं था। जो रोल था वो सारा का सारा सोलवेंट का रोल था, सोल्वोलिसिस भी बोलता था मैं इसको। और फिर न्यूक्लियोफाइल आता और न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोकेटाइन पे फ्रंटल या रियर अटैक करता, रिजल्टिंग मुझे यहां कुछ इस तरह से प्रोडक्शन नजर आता। ये न्यूक्लियोफाइल आपका रिटेंशन प्रोडक्ट देता और ये न्यूक्लियोफाइल आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता अगर चारों ग्रुप डिफरेंट थे तो इस तरह से हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपीयर हुआ था हैलाइड्स के अंदर। ये देख सकते हैं आप, SN2 मैकेनिज्म था और ये आपका SN1 मैकेनिज्म था जहां कार्बोकेटाइन बनता। अल्कोहल्स के केस में भी हमने सेम यही पॉइंट डिस्कस किया। सी हियर, फिर एक बार दोबारा से कि अल्कोहल्स के केस में हमने क्या किया। ये मैं आपके लिए वही अल्कोहल रख रहा हूं और क्योंकि OH बैड लिविंग ग्रुप है तो मुझे इसे एक गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एज ए वाटर आउट करने का प्लान था। ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस इसके H+ को लेता और यही दिखा देता हूं, बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कार्बोकेटाइन, सॉरी ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, ऑक्सीजोनियम आयन। फिर क्या होता, एक ऑप्शन ये था कि न्यूक्लियोफाइल यहां इस कार्बन पे अटैक करता, इस कार्बन पे अटैक करता। तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं तो आसान भी लग रहा होगा।
इस तरह का हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता और फिर फाइनली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ लग जाता और वाटर आउट हो जाता, SN2 मैकेनिज्म। और एक ऑप्शन ये था कि पहले स्टेप में ही वाटर यहां से आउट होता, आपके सामने कार्बोकेटाइन बनता और फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता और आपके सामने फिर वही इन्वर्टेड और रिटेंटेड दोनों तरह के प्रोडक्ट आते, लाइक दिस एंड दिस। मुझे लग रहा है ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। पीछे वाला अगर अच्छे से याद है तो इन्वर्टेड और रिटेंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते थे, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे आके अटैक करता, प्रोडक्ट वही बनने थे, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। OH जहां लगा हुआ है वहां से हटके न्यूक्लियोफाइल को लगना था, या पिछले केस में Cl जहां पे लगा हुआ था वहां से Cl को हटके न्यूक्लियोफाइल को वहां पे आके लगना होता था। तो इसमें कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा मैकेनिज्म किस में, तो प्लीज रिमेंबर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स वो SN2 दिखाने के लिए ज्यादा फेवरेबल हैं, जबकि टर्शियरी हैलाइड SN1 दिखाने के लिए फेवरेबल है। इसको आप नोटेड रखें। वहीं अल्कोहल्स के केस में अगर मैं देखूं तो प्राइमरी अल्कोहल SN2 को ज्यादा फेवर करते हैं, जबकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स SN1 को। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये हार्ड एंड फास्ट है, आप इसके अलावा कहीं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनफ पॉइंट रहता है। आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 से जाइए, और सब सेकेंडरी और टर्शियरी है तो आप SN1 से जाइए। अगर आप चाहें तो आप टर्शियरी में भी SN2 करा सकते हैं। मैं आज हो सका तो आज के इस लेक्चर में वो पॉइंट आपको दिखाऊं भी, बट प्लीज बोर्ड के अकॉर्डिंग आप फोकस करें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिक एनफ स्मार्ट रहेगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड SN2 दिखाएंगे और टर्शियरी हैलाइड SN1, जबकि प्राइमरी अल्कोहल SN2 दिखाएगा और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल SN1 दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब लेके आता हूं मैं इथर्स को, क्योंकि मुझे वो भी समझाना और वही मेन आज हमारा एम था। तो मैं आपके सामने इथर लेके आऊंगा, एक सी हेयर, यहाँ पे अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये इथर लेके आ रहा हूं ROR, फिर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर डाला गया है तो वो न्यूक्लियोफाइल किस पाथ को फॉलो करेगा, सबसे पहले ये रट्टा मारना है मुझे कि वो किस पाथ को फॉलो करेगा, मींस SN1 या SN2, और कैसे कर रहा है वो मैं अभी आपको शो करूंगा। तो पहली बात आप ध्यान रखें, आप दोनों एल्काइल्स पे नजर डालें कि कहीं कोई आजू बाजू का एल्काइल कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बना रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैटाइंस, तो आप ध्यान रखें जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल है, जो एलाइल कार्बोकेटाइन है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो ट्रोपीलियम कार्बोकेटाइन है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइंस बनते हैं वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। ये सब मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में बता के आया हुआ हूं। आपने अगर नोट किया होगा अपनी कॉपीज पे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप एलाइल से पहले वाले सारे देख लीजिएगा। स्पेशली मैं दो पे फोकस कराना चाहता हूं हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, टर्शियरी और बेंजाइल। अगर आपके टर्शियरी या बेंजाइल यहां पे कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो रिएक्शन वाया SN1 होगी, अदरवाइज रिएक्शन आपकी वाया SN2 होगी। बस अगर ये लाइन आप याद रख लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करने में। मैं पहले एग्जांपल के साथ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना स्टार्ट करता हूं। सी हेयर CH3O CH2 CH3, ये मेरे पास एक मिथाइल इथाइल इथर है और मैं इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल लेके आया हूं अटैक कराने के लिए HI। सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके H+ को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले CH3OH, यहां ये पॉजिटिव आ गया, CH2 CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, 5-7 मिनट में इथर खत्म होने वाला होगा हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या होने वाला है, क्या कार्बोकेटाइन बन पाएगा, क्या यहां से ये बॉन्ड टूट के या यहां से ये बॉन्ड टूट के कोई एक कार्बोकेटाइन बन पाएगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ना तो एल्काइल टर्शियरी है ना एल्काइल
बेंजाइल है। और यही दो सिचुएशन थी जो SN1 कर सकती थी, यही जो दो सिचुएशंस थी जहां कार्बोकेटायन का बनना था। अभी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा। तो चलिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने की जल्दी मत कीजिए, SN2 मैकेनिज्म पे फोकस कीजिए। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर या ये ऑक्सीजन इधर से पेयर को अपनी तरफ बड़ा पावरफुली खींचने की कोशिश कर रहा है। इस कार्बन पे भी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे भी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। सवाल उठता है कि न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन की तरफ बढ़ेगा, क्या वो इधर बढ़ेगा या वो इधर बढ़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर, SN2 की खास बात होती है कि जहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है वहां नहीं जाएगा, जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है वहां पे जाएगा। रिजल्टिंग ये इसकी दशा दिशा बदलो, ये इस पे आएगा, उस पे नहीं जाना पसंद करेगा। तो इस पे आएगा तो देखो क्या होगा, ये C, इसके साथ ये 3 H लगे हुए हैं और इसके साथ ये एक ग्रुप और लगा हुआ है जिस पे थोड़ा फोकस करें आप, ये और ये आपका वो न्यूक्लियोफाइल आई नेगेटिव, ये लगने की तैयारी कर रहा है और ये निकलने की तैयारी कर रहा है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट बनी है जो SN2 मैकेनिज्म में बनती थी। और फिर फाइनली ये I इसके साथ लग जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बना, एक बना इथाइल अल्कोहल और एक बना मिथाइल आयोडाइड। यहां लिख रहा हूं मैं, एक बना इथाइल अल्कोहल और एक बना मिथाइल आयोडाइड CH3I। आप I को यहां नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। वो उसी कार्बन पे जाना चाहेगा जहां भीड़ भड़का थोड़ा सा कम है। अगर आपने एक्सेस HI डाला हो, ये तो मैंने 1 मोल डाला हुआ था, अगर आपने एक्सेस HI डाला होता तो वो HI फिर दोबारा से इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता था। क्या करता हो, तो ये O फिर इसके H के ऊपर चला जाता एंड ये CH3CH2OH H+ बन जाता, फिर यहां से ये वाटर आउट हो जाता और I नेगेटिव यहां अटैक कर लेता। तो आपको ये 2 कार्बन का एल्काइल आयोडाइड और ये 1 कार्बन का एल्काइल आयोडाइड मिलता। अगर HI एक्सेस होता तो स्पेशली ध्यान रखना, अगर मेंशन्ड है HI एक्सेस तभी आप ये और ये प्रोडक्ट दिखाएं। अगर सिंपली HI दिखा रखा है तो आप यहीं पर रुक जाएं। ये आपका इथाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड आपका एक मेजर प्रोडक्ट होगा। एक और रिएक्शन देखिए, इसी तरह की एक रिएक्शन देखिएगा आप यहां CH3OC CH3 CH3 ये फिर दोबारा से वही न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहा हूं HI। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके H+ पे अटैक करेगा, ये लीजिए ये H+ ले लिया, O पे पॉजिटिव आ गया। क्या कार्बोकेटायन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी है, ये मिथाइल है तो कोई स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। I नेगेटिव कहां, यहां तो नहीं जाएगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। यही आपका लेस क्राउडेड कार्बन है। ये I अटैक कर रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन से ये सारा लंबा चौड़ा ताम झाम यहां से निकलने की तैयारी कर रहा है। फाइनली क्या होगा, I इसके साथ लग जाएगा और ये आउट हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिथाइल आयोडाइड बनेगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। एक्सेस HI डालेंगे तो अल्कोहल फिर तैयार होगा HI के साथ रिएक्शन करने पे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ईथर का रिएक्शन, सी लाइक दिस। ये आपके पास अब की बार टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लगा रखा है मैंने, ये HI डाल दिया, ऑक्सीजन ने H+ ले लिया, O पे पॉजिटिव आ गया। I नेगेटिव कहां मूव करेगा, जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है वहां मूव करेगा, यहां पे अटैक करेगा, नहीं गलत। अब की बार आप सावधान रहें, ये टर्शियरी अल्काइल है, कार्बोकेटायन बन सकता है, स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा। I पिक्चर में ही नहीं है, सी हियर न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव अभी पिक्चर में ही नहीं है, हटा दो इसको, हटा दीजिए आप इसको, I नेगेटिव पिक्चर में नहीं है। यहां से ये मिथाइल अल्कोहल आउट हो जाएगा और आपके पास एक कार्बोकेटायन बनेगा। अब की बार कार्बोकेटायन को कोई मना नहीं कर सकता बनने से, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा और इस कार्बोकेटायन पे अब I नेगेटिव आके अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो हो ही नहीं सकता, फास्ट है वो, पहले वाला ही स्लो था, I का कोई रोल ही नहीं है। आइडो एल्केन जो आपका बना उसमें आप देख पा रहे हैं क्लियर डिफरेंस, आप देखें
जो जो एल्कोहल आपका बना है वो अब की बार छोटे वाले अल्काइल का बना है। आई उस कार्बन पे गया है जहां आपको स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा नजर आ रही थी। आई वहां गया है जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा नजर आ रही थी, बट बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म वाया SN1 था, तो मुझे क्राउडिंग वहां नहीं देखना था, मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना था, और यहां ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा क्राउडेड आयोडाइड बनेगा, ना कि लेस क्राउडेड आयोडाइड, जैसा कि आप पिछले केसेस में ऑब्जर्व करते आ रहे थे। मैं एक और एग्जांपल यहां पे आपके सामने पुट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा ये भी। सी हियर CH3OCH2C6H5 ये है मेरे पास, एंड दिस इज योर बेंजाइल मिथाइल ईथर, और एक है मेरे पास ये, दिस इज एनिसोल, कॉमन नेम बोला है मैंने, मिथोक्सी बेंजीन लिया हुआ है, और मैं यहां दोनों में HI डाल रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता हूं। पहले स्टेप पे क्या होने वाला है, वो इसके H+ को लेगा, सी है HIH+ को, ये भी वैसा ही करेगा, ये इसके H+ को ले लिया, O पे पॉजिटिव आ गया। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इधर से मिथाइल बनता है और इधर से फिनाइल बनता है। प्लीज रिमेंबर, चाहे मिथाइल कार्बोकेटाइन हो या फिनाइल कार्बोकेटाइन हो, दोनों हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, बहुत कम स्टेबल कार्बोकेटाइंस है, बनने का सवाल ही नहीं उठता, मतलब SN1 रिएक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। यहां कोई SN1 नहीं होगा, सिर्फ SN2 होगा, और जब सिर्फ SN2 होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो I नेगेटिव की डायरेक्शन होगी वो कार्बन जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो वो इस कार्बन पे जाना पसंद करेगा। रिजल्टिंग आपका बनेगा CH3I और आपका बनेगा फिनोल। ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं आप, ये ऐसा वो कार्बन था, इसके ऊपर ये आई ने अटैक करना चाहा, और ये यहां से फिनोल ने निकलना चाहा, और फिर फाइनली ये बॉन्ड बन गया और ये टूट गया, ये आपके दो प्रोडक्ट आ गए। SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुआ है। और आप ऊपर वाली रिएक्शन को देखें एक बार फिर दोबारा से बहुत अच्छे से। अब की बार इस बॉन्ड को टूटने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो ये तो SN1 को ही फेवर करेगा, और I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके आपको कुछ इस तरह का बेंजाइल आयोडाइड देगा और मिथाइल अल्कोहल देगा। सो मुझे लगता है इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया में थे हम, जहां हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईथर्स में होता है। तो हमें सिंपल एक लाइन में बात याद रखनी है कि अगर कोई एल्काइल टर्शरी या बेंजाइल लगा हुआ है तो वो SN1 जाएगा और आप कार्बोकेटाइन बनाइएगा जो मोस्ट स्टेबल बनता हो, एक तरफ ईथर निकालिए। और अगर सपोज एल्काइल बेंजाइल या टर्शरी नहीं है तो आप SN2 जाइए और I को या न्यूक्लियोफाइल को वहां भेजिए जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, वहीं पे जाके ये अटैक करने वाला है। ये सारी की सारी स्टोरी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल्स वहां पे अटैक करते हैं। एक लास्ट पॉइंट मेरा और सुन लीजिए आप एक बार, ताकि मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को यहीं विराम दूं। ये मेरा वो ईथर है, और अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि HI रिएक्ट कर रहा है एसीटोन की प्रेजेंस में, मेजर प्रोडक्ट बताइए कि मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे। सी हियर, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एल्काइल मेरा टर्शरी है और टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है तो SN1 दिखाएगा। SN1 दिखाएगा तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, छोटे एल्काइल का एल्कोहल बनाना है। एक बार फिर दोबारा से पूरी तरह कंसंट्रेशन से आप मेरी इस बात को समझें। ये यहाँ पे ऐसा बनेगा। अब मुझे कार्बोकेटाइन बनाना है, ये कार्बोकेटाइन बना दिया मैंने, ये कार्बोकेटाइन बना दिया तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल आउट हो गया और ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ये आपका टर्शरी एल्काइल जो अभी लास्ट दिखाया। फिर I नेगेटिव यहाँ अटैक करता तो ये टर्शरी एल्काइल आयोडाइड हमारा प्रोडक्ट होगा। बट अगर यहाँ पे एसीटोन नहीं रखा जाता, HI ड्राई लिख दूं मैं, तो आप याद रखें बिना सॉल्वेंट के SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। ये H को तो ले लेगा, यहां पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, किसी सूरत में नहीं टूटेगा। HI अगर एक्सेस ले रखा है तो सोलुबल से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल था, अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। I नेगेटिव वहीं अटैक करेगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है,
CH3I, मतलब SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, और SN2 मैकेनिज्म शो करेगा तो आपका मेजर प्रोडक्शन ये दो प्रोडक्ट होंगे। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं नहीं दिखाया जाता, हम सॉल्वेंट पे इतना ध्यान देते ही नहीं है। बट अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ड्राई HI अगर आप डाल रहे हैं ईथर के अंदर तो आपको वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता दिखाई देगा। बेशक आपका कार्बोकेटाइन टर्शरी ब्यूटाइल या से बेंजाइल या कोई और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो भी। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हम इथर्स के लिए पढ़ रहे थे। अभी कुछ और बातें करेंगे एरोमेटिक इथर्स को लेके और उसकी कुछ जनरल मिसलेनियस रिएक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छे से इसको पढ़िएगा। गुड बाय।